हेलो। यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। अभी तक हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल से सब कुछ जान लिया है, सब कुछ अच्छे से बात कर ली है इस बारे में। और तो आज जो टॉपिक चलेगा तो वो टॉपिक होगा आपका मौर्य वंश, एम्पायर ऑफ द मौर्य, है ना। मौर्य वंश कौन सा टॉपिक होगा आपका, तो वो होगा मौर्य वंश। ओके, मौर्य वंश। ठीक, मौर्य वंश के बारे में हम लोग जानेंगे आज कि इसके संस्थापक कौन थे, इसका विस्तार कैसे कैसे हुआ, किन राजाओं का इसमें सहयोग था, किन राजाओं की वजह से ये एम्पायर बढ़ा, है ना। तो कहाँ कहाँ इसकी सुप्रसिद्धि फैली, है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि यहाँ के राजा कैसे थे, कौन थे, इनका संस्थापक कौन था, इनका समय क्या था। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, मौर्य वंश का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व इसका टाइम ड्यूरेशन, इसका काल है जब मौर्य वंश की स्थापना हुई है ना। ठीक है, ये एक समय था। इसके संस्थापक कौन थे मौर्य वंश के? मौर्य वंश के संस्थापक की बात कर लें तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अकेले इस साम्राज्य के इतने बड़े एम्पायर की नींव अकेले तो रख नहीं सकते थे वो, क्योंकि वो कोई किसी शासन या किसी राज्य से बिलोंग तो करते नहीं थे पहले से। वो भी एक साधारण इंसान थे, साधारण परिवार में उन्होंने जन्म लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। तो पहले एक घनानंद शासक था, है ना। घनानंद शासक था, मगध में रहता। तो वो जो है वो क्या था कि वो अपनी जनता से बहुत ही ज्यादा कर लेता था। तो उसकी जनता उसके पैसा इकट्ठा करने, संचय करने से जो है बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी। उसकी जो जनता थी बहुत ज्यादा उसके शासनकाल से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी। बहुत ही ज्यादा वो क्या करता था, प्रताड़ित करता था, है ना। बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करता था अपनी पूरी आम प्रजा को, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था। तो उसकी जनता भी उससे तंग आ चुकी, और वो अपनी जनता पे, अपनी प्रजा पे ज्यादा कर लगाता था। इसकी वजह से कौटिल्य जो उसके प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, पुरोहित या प्रधानमंत्री मान लीजिए, तो उन्होंने सलाह दी कि ऐसा आप मत करें। घनानंद को सलाह दी, तो घनानंद ने क्या किया, उनको अपमानित करके अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। जब उनको अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया, तो उस टाइम चाणक्य ने प्रण किया कि इसके जो राज्य का, इसके साम्राज्य का हम सर्वमूल विनाश करेंगे, है ना। उसी टाइम पे चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा कर ली, प्रण ले लिया। अब वो वहां से निकल गए, जब उसके राज्य से बाहर आ गए, उसने, घनानंद ने चाणक्य को बाहर निकाल दिया अपने राज्य से। जब वो यहाँ से बाहर आए तो वो विंध्याचल के जंगलों से होते हुए गुजर रहे थे। तो जब विंध्याचल होते हुए जंगलों से गुजर रहे थे, तो रास्ते में उन्हीं जंगलों में उनको एक छोटा बालक राजकिलम, है ना, कौन सा खेल है वो, राजकिलम। ठीक, ये राजकिलम, ये एक खेल है ना, ये एक खेल है। राजकिलम का खेल खेलते हुए एक छोटे बालक को देखा। वो उसको कई देर तक देखते रहे, कई टाइम तक, मतलब काफी देर तक उसको देखते रहे। और जब वो राजकिलम का युद्ध खेल रहा था, तो उसको जब बहुत देर से देख रहे थे वो, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जाकर उसके पास उसके माता पिता से, जिसने भी, है ना, जिसने भी उसका पालन पोषण किया था, उसको 1000 पड़, है ना, क्या देकर के, 1000 पढ़ दे करके
1000 पड़, उस टाइम मुद्रा को पड़ कहा जाता था। ये पड़ किस चीज की होती थी? ये चांदी की मुद्रा होती थी। तो 1000 पड़ दे करके उसको खरीद लिया चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया और जाके वहां पे उसको कहाँ रखा? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाकर उसको 7-8 वर्षों तक बहुत सारी हर एक कला साहित्य युद्ध हर चीज की उसको शिक्षा दीक्षा दी, बहुत ही अच्छे से उसका पर्सनली उसका ध्यान रखा और 7-8 वर्षों तक उसको तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करवाई, है ना, शिक्षा ग्रहण करवाई उसको। और जब वो बालक शिक्षा ग्रहण कर लिया, है ना, जब वो बालक शिक्षा ग्रहण कर लिया तो फिर उसके बाद उसको ये बताया कि अब तुमको कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे, तो उसको घनानंद के बारे में उसको सब कुछ बताया और फिर वहीं से जाके मौर्य वंश के साम्राज्य की नींव डालने की जो शुरुआत है तो अब चंद्रगुप्त मौर्य करने लगता है। और वो सबसे पहले वो पहली बार अटैक कहाँ करता है? तो पहली बार वो घनानंद के राज्य में ही आक्रमण करता है। लेकिन क्या होता है कि आप पहल अगर कोई जाके तुरंत ही मगध राज्य पे आक्रमण, मतलब एकदम पॉइंट पे अगर कोई आक्रमण करे तो तुरंत नहीं जीत जाता। तो क्या हुआ कि वो उस टाइम पराजित हो गया। पहली बार जब उसने मगध पर आक्रमण किया तो वो पराजित हो गया। फिर क्या किया? दूसरी बार फिर उसने मगध पर आक्रमण नहीं किया, उसने क्या किया कि मगध के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को जीत लिया उसने। और फिर उसके बाद जब दोबारा मगध पर आक्रमण किया तो वो जीत गया, ठीक है, तो वो जीत गया। और मौर्य वंश का जो है एक सेनापति था भद्रसाल, उसको जो है हरा करके मौर्य वंश की नींव डाली थी, ठीक है, मौर्य वंश की नींव डाली थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य तो बहुत ही मेन ही उनके गुरु थे और एक प्रवर्तक थे, है ना, एक प्रवर्तक नाम के राजा थे, है ना, प्रवर्तक नाम के राजा थे। उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी मगध राज्य का मूल विनाश करने में, है ना। तो चलिए आपने पूरी तरह से ये कहानी जान ली कि मगध राज्य का विनाश मतलब कि नंद वंश, है ना, नंद का विनाश कैसे हुआ, नंद वंश का शासक था ना घनानंद, तो घनानंद का विनाश कैसे हुआ। तो आपने पूरी तरीके से जान लिया कि मौर्य वंश का उदय कैसे हुआ और नंद वंश का विनाश कैसे हुआ, ठीक है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश, है ना, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व है, ठीक, 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व है। तो अब इसी में हम लोग बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे अपनी उसमें क्या क्या किया, आगे अपने शासनकाल में क्या क्या किया। तो इसने क्या किया कि इसने एक संधि की, है ना। तो वो संधि किसके साथ की थी? वो संधि थी सेल्यूकस की सिकंदर के साथ थी, है ना, सिकंदर के साथ एक संधि की। तो सिकंदर तो मर ही गया था, तो सिकंदर का जो सेनापति थे, कई सेनापति थे, तो बात ये हो जाती है कि जब सिकंदर मर जाता है तो सिकंदर के कई सेनापति होते हैं। तो सिकंदर के जो सेनापति होते हैं वो आपस में सिकंदर के द्वारा जीते हुए क्षेत्रों को अपनाने के लिए, है ना, उनको अपने अधिकार में करने के लिए उनमें लड़ाई होने लगती है। तो कौन जीतता है? वो सेल्यूकस जीतता है। तो सेल्यूकस एक बार फिर से भारत जीतने के दौरे पर आता है, लेकिन वो नहीं जीत पाता है, वो भी, है ना, वो भी नहीं जीत पाता। और फिर अंत में क्या होता है, उसकी चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी संधि होती है ना, उसकी संधि होती है। ये सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था, है ना, उसकी संधि होती है। तो कब होती है ये संधि? ये जब संधि होती है 303 ईस्वी में सेल्यूकस और 303 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि होती है ना, एक संधि होती है। उस संधि में क्या क्या होता है?
ये सेल्यूकस कहाँ का शासक है? सेल्यूकस कहाँ का शासक है? तो जो सेल्यूकस शासक है वो है यूनान का, है ना। कहाँ का है? सेल्यूकस कहाँ का शासक है? तो सेल्यूकस जो है यूनान का शासक है, यूनान का शासक है ना। तो जब इस संधि के फलस्वरूप क्या किया, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, है ना। सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था? सेल्यूकस की जो पुत्री थी उसका नाम हेलेना था। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। ये भारतीय इतिहास में, भारत में पहली बार ये विदेशी मतलब कि अंतरराष्ट्रीय वेडिंग थी, है ना। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल मैरिज थी ये, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की सबसे इंटरनेशनल मैरिज थी ये, पहली इंटरनेशनल मैरिज, ठीक है। तो ये हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई, है ना। कब हुई थी? 303 ईस्वी में संधि के बाद, है ना। सेल्यूकस से संधि के बाद हो गई थी, है ना। इसमें जो है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कई क्षेत्र उपहार में दिए थे, है ना। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को इस शादी में कई क्षेत्र उपहार में दिए थे, कई क्षेत्र उपहार में दिए थे। वो कौन कौन से थे? हेरात था, कांधार था, मकरान था और काबुल, है ना। कौन कौन सा था? हेरात था, हेरात, कांधार, मकरान और काबुल, है ना। ये जो है ये 4 क्षेत्र थे जो सेल्यूकस ने सिकंदर को उपहार में दिया था और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी और जो बहुत सारी चीजें थी तो वो सेल्यूकस को उपहार में दी थी। सेल्यूकस कहाँ का शासक था? तो ये यूनान का शासक था, है ना। सेल्यूकस ने अपना एक जो राजदूत, है ना, सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जो आप लोगों ने उसका नाम जरूर ही सुना होगा, बहुत ही फेमस है, वो था मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, है ना। ये सेल्यूकस का भेजा गया राजदूत था मेगस्थनीज, है ना। इसने बहुत सारी विवरण, इसके बहुत सारे इतिहास में विवरण मिलते हैं, बहुत सारी इसने अपने देश में आके चीजों को ऑब्जर्व किया और उनके बारे में लिखा। तो इसकी बहुत सारी बुक्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं और इतिहास में ये बहुत ही ज्यादा जाना जाता है इसको, है ना। अब जब इसकी संधि हो गई सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, फिर चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के, चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला, है ना। पूरे भारत को 6 लाख, है ना, 6 लाख की सेना लेकर के पूरे भारत को इसने रौंद डाला, है, रौंद डाला। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास आप लोगों ने जान लिया। इसकी इंटरनेशनल विवाह जो है इसका हुआ था पहली बार, है ना, ठीक है, पहली बार हुआ था। आप जानते हैं इसके पुत्र के बारे में, बिंदुसार, इसके बारे में बिंदुसार, है ना। बिंदुसार, बिंदुसार, इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है अमित्रचेट्स, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? अमित्रचेट्स, है ना। इसका दूसरा नाम है अमित्रचेट्स। इसका जो शासनकाल था वो 298 से 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। कितने? 298 से 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था, है ना। इसके बाद क्या हुआ? जो यूनानी थे इसको अमित्रचेट्स और दूसरा जो नाम था इसको अमित्रघात के नाम से भी जानते थे, है ना। दूसरा जो नाम था वो अमित्रघात, अमित्रचेट्स, या फिर जो मूल नाम था वो था बिंदुसार, है ना। तो इसको इन नामों से जाना जाता था, इन नामों से इसको जाना जाता था। इसका एक और नाम था, जो नाम था इसका सिंहसेन,
सिंघसेन, है ना, सिंघसेन। इसका जो दूसरा और नाम था, तो इसका जो नाम था वो है सिंघसेन, है ना, सिंघसेन था। सिंघसेन तो नाम इसका किसने रखा था? ये सिंघसेन नाम इसका इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने ही रखा था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे को अपना शासन देकर भद्रबाहु, जो दिगंबर संप्रदाय से आते हैं, जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो है वो जो है नग्न अवस्था में रहते थे। तो दिगंबर संप्रदाय से भद्रबाहु आते हैं, तो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में चला गया, नीलगिरी की पहाड़ियों में, और संलेखना पद्धति, मतलब संलेखना का मतलब उपवास होता है, संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ठीक है, ये प्राणों का त्याग कब किया? जब इसके समय में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था, तो ये बहुत ही ज्यादा व्यथित होकर, दुखी होकर इसने राज्य को त्याग दिया और चला गया, जैन धर्म अपना करके वो चला गया था कर्नाटक, और वहीं नीलगिरी की पहाड़ियों में भद्रबाहु के साथ संलेखना पद्धति से उपवास ग्रहण करके इसने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सिंघसेन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र का नाम जो है वो सिंघसेन रखा था, है ना, सिंघसेन रखा था। इसको कई नामों से जाना जाता है, अमित्र घात नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, है ना। इसका जो मतलब होता है ये होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, नाश करने वाला। ओके, इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, अब आइए हम लोग बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं। बिंदुसार के बारे में और क्या बातें हैं? एक बार तक्षशिला में जो है, एक बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ, है ना, तो है ना, तक्षशिला में इसी के काल में जो है विद्रोह हुआ तक्षशिला में। तो इसने क्या किया? अपने पुत्र, बिंदुसार का जो पुत्र था उसका नाम था अशोक, अशोक, है ना, अशोक जो है, अशोक था, ये कहाँ का उस टाइम सेनापति यू मान लीजिए, है ना। तो ये कहाँ का राजकुमार था? तो जो है शासक, आप ही एक क्षेत्र का शासक, ये तो पूरे राज्य का शासक था, ये एक क्षेत्र का शासक था, उज्जैन, उस टाइम पे, है ना, उस टाइम पे उज्जैन को, ये उज्जैन की देखरेख करता था, है ना। तो इसने अपने पुत्र को अशोक को जो है तक्षशिला में जो आक्रमण हुआ था वहां पर इसने भेजा था, इसको वहां के विद्रोह को शांत करने के लिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं, बात करते हैं कि बिंदुसार के समय में कुछ शासक भी आए थे, कुछ शासक आए थे जिन्होंने क्या किया? अपने कुछ राजदूतों को भेजा था। तो वो शासक कौन है? बिंदुसार, है ना। इसके टाइम पे कहां कहां से, कौन कौन से शासक ने अपने राजदूतों को भेजा है? तो सबसे पहले सीरिया, सीरिया के शासक ने, है ना, सीरिया के शासक एंटियोकस, सीरिया के शासक थे एंटियोकस, है ना। सीरिया के एक शासक थे एंटियोकस, एंटियोकस, है ना। इन्होंने अपने राजदूत डाइमेकस को भेजा था, है ना, इन्होंने अपने राजदूत, इन्होंने, ये पेन आप लोगों को दिख रहा है ना, डाइमेकस, इन्होंने अपने एक राजदूत डाइमेकस को भेजा था, है ना, डाइमेकस को इन्होंने भेजा था। तो ये कौन, कहाँ का शासक था? ये सीरिया का शासक था एंटियोकस। और इसने क्या किया था? इसने जो है डाइमेकस को भेजा था अपने राजदूत को। बिंदुसार ने पत्र लिखा था इसको, बिंदुसार ने सीरिया के शासक को एक पत्र लिखा था और सीरिया के शासक से कुछ चीजें मंगवाई थी, है ना, कुछ चीजें मंगवाई थी। तो वो चीजें कौन कौन सी थी? वो चीजें थी अंगूरी मदिरा, अंगूरी मदिरा, है ना, अंगूरी मदिरा मंगवाई थी। कहां से मंगवाई थी? सीरिया के शासक से, है ना। और दूसरी कौन सी चीज थी? दूसरी थी अंजीर, अंजीर, है ना। और तीसरी जो चीज थी, तीसरी थी दार्शनिक, दार्शनिक, है ना।
तीसरी कौन सी चीज थी? तो तीसरी थी दार्शनिक। ओके, दार्शनिक थी, है ना। तीसरी कौन सी चीज थी? तो दार्शनिक थी। तो सीरिया के जो शासक एंटियोकस प्रथम थे, एंटियोकस प्रथम ने क्या कहा कि हम आपको अंगूरी, मदिरा और अंजीर तो दे सकते हैं, वो एक सामान है, लेकिन हम अपने राज्य से आपको दार्शनिक नहीं भिजवा सकते। ठीक है, दार्शनिक कोई भिजवाने जैसी वाली चीज थी ही नहीं। दार्शनिक एक इंसान थे, है ना, वो एक सोच के स्वामी थे जो बहुत दूर दूर तक बातें सोचते हैं और न जाने क्या क्या ख्यालों में उनके रहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? सीरिया के शासक ने कहा हम आपको अंगूरी, मदिरा भिजवा देंगे, अंजीर भिजवा देंगे, और जो हमसे उपहार होगा हम आपको वो सब, लेकिन आप क्या है, हम नहीं भिजवा सकते, आपको हम दार्शनिक नहीं भिजवा सकते, है ना, आपको हम दार्शनिक नहीं भिजवा सकते। अगले जो शासक थे बिंदुसार के टाइम पे, जो जिन्होंने अपने राजदूत को भेजा था, अगले जो शासक थे, है ना, वो थे मिस्र के। कौन से थे? वो थे मिस्र के शासक थे। कहाँ के थे वो? मिस्र के वो शासक थे, है ना, मिस्र के शासक थे वो, है ना, मिस्र के शासक थे। कौन से थे वो? तो वो थे टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फिया। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फिया कहाँ के शासक थे? तो ये मिस्र के शासक थे, है ना। ये कहाँ के थे? तो ये मिस्र के शासक थे, है ना। इन्होंने अपना राजदूत भेजा था, इन्होंने अपना राजदूत भेजा था। वो राजदूत कौन सा था इनका? डायनोसिस, है ना। कौन सा था? शायद यही था, है ना। कौन सा था? यही, ये था आपका डायनोसिस था, हाँ। ये आपका कौन सा था राजदूत था? ये डायनोसिस है ना। ये कहाँ का राजदूत था? ये मिस्र का राजदूत था। इसको किसने भेजा था? इसको टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फिया ने भेजा था। और ये कहाँ के शासक है? मिस्र के हैं। इन्होंने डायनोसिस को भेजा, है ना, इन्होंने डायनोसिस को भेजा। तो ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला होता है कि सीरिया के शासक ने कौन से दूत भेजा, और ये कभी कभी एक साथ ही ऑप्शन में दे देता है डायनोसिस या डाइमेकस, तो बहुत कंफ्यूजन वाला हो जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि डायनोसिस जो है वो मिस्र से आया था, और जो डाइमेकस है तो वो कहाँ से आया था? वो आया था आपका ईरान से, है ना। जो सीरिया से आया था, है ना, सॉरी, सीरिया से आया था, है ना। तो जो डाइमेकस है वो सीरिया से आया था, ठीक है। और ये जो है कैसा शासक था? बिंदुसार कैसा शासक था, है ना। तो ये बिंदुसार कैसा शासक था? तो बिंदुसार जो है धर्म सहिष्णु शासक था। ये धर्म सहिष्णु शासक था, सहिष्णु शासक था। और इसने कौन सा धर्म अपनाया था? इसने आजीवक धर्म को सपोर्ट किया था इसने, है ना। किस धर्म को? तो इसने आजीवक धर्म को सपोर्ट किया था। ये कहाँ लिखा है? तो ये दिव्यवादन में लिखा है, दिव्यवादन, ठीक है, दिव्यवादन में लिखा है कि इसने आजीवक धर्म को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी बिंदुसार की। यहाँ के शासकों में ये जो ऐसे मौर्य साम्राज्य, है ना, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर साम्राज्य, फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर साम्राज्य, ये ऐसे 4 वंश हैं जिनमें शासकों के सबसे ज्यादा धर्म पूछे जाते हैं कि इस वंश के शासकों ने, इस शासक ने किस धर्म को ज्यादा सपोर्ट किया या किस धर्म को अपनाया, इस धर्म के विषय में इन्होंने कोई मंदिर बनवाया, कोई अभिलेख, कुछ भी स्तंभ। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय को सपोर्ट किया था, ये धार्मिक सहिष्णु
जो शासक था इसके लिए कोई धर्म ना तो बहुत ज्यादा ये मानता था और ना ही बहुत किसी धर्म को ये अवहेलना करता था। तो ये सभी धर्मों को समान मानता था, है ना। तो आपने बिंदुसार के बारे में जान लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लिया। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है स्टार्टिंग के साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो हम सब लोगों ने इसकी बात कर ली है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे अशोक के बारे में बात करेंगे। फिर अशोक के बारे में बात करके यहाँ के कई ऐसे लेखक हैं, है ना, जिनकी रचनाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। फिर उसके बारे में अशोक के स्तंभों के बारे में जानेंगे, है ना, अशोक के शिलालेख के बारे में जानेंगे, है ना। यहाँ की मौर्य वंश की संस्कृति समाज कैसा था, है ना। यहाँ के बहुत अच्छे अधिकारियों की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मांग थी। यहाँ के मतलब एक ये सबसे पहले केंद्रीकृत व्यवस्था कहाँ हुई थी, तो मौर्य साम्राज्य में ही हुई थी। मौर्य साम्राज्य ही ऐसा था जहाँ पे अच्छा केंद्रीकृत व्यवस्था, यही सबसे पहले की शुरुआत है ना, केंद्रीकृत व्यवस्था। तो अगर यहाँ केंद्रीकृत व्यवस्था साम्राज्य में केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे शासन प्रशासन बहुत अच्छा रहा होगा। यहाँ के जो राजा के नीचे के अधिकारियों का विवरण है बहुत अच्छे से दिया होगा। तो बिल्कुल बात है कि यहाँ उनके अधिकारियों के बारे में भी पूछा जाता है पेपर में। तो इसकी बात हम लोग कल करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं और आप लोग जो है हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर कल, ठीक है।